हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी पहली बार हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है या जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है वो सही समय पर आपको मिलती रहे और आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपके लिए कामगर साबित हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आज का सेशन जो है यूपी स्पेशल को लेकर के है, यानी कि बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश में वो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रही जो कि चर्चा का केंद्र बनी रही हुई और परीक्षा के मद्देनजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उन खबरों को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आज डिस्कस करने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले बीते हफ्ते में जो हमने आपको एक प्रश्न दिया था, अभ्यास प्रश्न दिया था, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कई स्टूडेंट ने उसका सही उत्तर भी दिया था। तो चलिए देखते हैं कि बीते हफ्ते हमने आपसे क्या सवाल पूछा था। सवाल यह था कि हाल ही में राज्य के किस स्थान पर स्थित महर्षि दधीची कुंड बनेगा राजकीय पर्यटन केंद्र बनाए जाने के निर्णय लिया गया है। तो यहां पर 4 विकल्प आपके थे। तो यहां पर जो महर्षि दधीची कुंड है, इसको राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में बनाए जाने का निर्णय जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैमिषारण्य, जो कि हरदोई जिले के पास है। तो यहां पर जो ये महर्षि दधीची कुंड है ये हरदोई में स्थित है। यहीं पर एक स्थान है नैमिषारण्य, इसका कुछ भाग जो है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से भी लगता है। तो यहां पर महर्षि दधीची की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक भव्य मंदिर भी है और इस भव्य मंदिर के अंतर्गत यहां पर इनकी विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें महर्षि दधीची कुंड की बात करें, जो महर्षि दधीची थे इन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था देवताओं को। अगर हम बात करें तो इंद्र देवता को, जिससे कि जो एक असुर था वृत्तासुर, उसका वध किया जा सके। और साथ ही साथ यहां पर ये जो महर्षि दधीची कुंड है इसको ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम अगर बात करें तो ये महर्षि दधीची कुंड जो है नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। अब मिश्रिक क्षेत्र क्या क्यों कहा जाता है? तो एक मान्यता ऐसी रही है कि विश्व के जितने भी तीर्थ हैं उन सब का जो जल है इस कुंड में आकर के मिश्रित होता है और इसीलिए इसको मिश्रिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये स्थान जो है महर्षि दधीची से जुड़ा है। मैंने आपको बताया है कि इनकी स्थितियां जो है दान कर दी थी इन्होंने अपने वृत्तासुर की वध के लिए देवताओं को। और कुंड के समीप ही इनका एक भव्य मंदिर भी है जहां पर विभिन्न मुद्राओं में इनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। ये स्थान की अगर बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसे ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि 88,000 ऋषियों ने यहां पर तपस्या की थी, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर और उसका क्या सही एक्सप्लेनेशन था, ये था। तो जिन स्टूडेंट ने प्रश्न का उत्तर दिया बहुत सही तरीके से उन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जवाब था। और ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या सेशन के दौरान जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उनको आंसर नहीं करते हैं, तो प्लीज आंसर किया करिए, क्योंकि आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और साथ ही साथ हम ऐसे प्रश्नों को इसलिए आपसे पूछते हैं कि न केवल हमारा मकसद ये है कि सिर्फ यहां पर आपको कंटेंट दे दिया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि आप में भी नवाचार की और चीजों को खोजने की जिज्ञासा हो, क्योंकि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका एक खोजी प्रवृत्ति का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इनके बारे में खोजते हैं तो कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट आप अलग से देखते हैं जो कि आपके नॉलेज को और इंप्रूव करता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में ईटी यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश के किस जिले को इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है? हमीरपुर, आजमगढ़, कानपुर या फिर प्रयागराज? तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स वितरित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को 5 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। इनमें से एक श्रेणी है जिसके तहत हमीरपुर जिला प्रशासन को हमीरपुर जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक पहल चलाई गई थी और उसी पहल के लिए
हमीरपुर जिला प्रशासन को इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और भी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर जानना होगा कि हमीरपुर कहां पर स्थित है, क्योंकि जब आप राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस राज्य का मानचित्र आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। तो यहां पर हमीरपुर है, तो हमीरपुर की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो मैप पर कुछ यहां पर इस तरह से ये लोकेटेड है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिलों में से एक जिला है, दक्षिणी तो नहीं कहेंगे, दक्षिणी जिलों में से एक जिला है। अब यहां पर देखिए कि इसकी जो सीमाएं हैं महोबा, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और झांसी, इतने जिलों के साथ इसकी जो सीमा है साझा होती है। अब आपको यहां पर बताना है कि हमीरपुर जिले का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है और हमीरपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नई दिल्ली में जो है यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स के अंतर्गत 18 मार्च 2025 को डिजिटल गवर्नेंस की विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो यहां पर हमीरपुर जिले प्रशासन की हम लोगों ने बात कर ली है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिला प्रशासन ने, क्या था, जागृति, जिसका मकसद क्या था, जागृति टीबी मुक्त हमीरपुर। तो इसी पहल के लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। अन्य पुरस्कारों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 112 के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन के जरिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां पर स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता की श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। तो ये तो 2 हो गए, इसके अलावा और भी है, जैसा कि मैंने बताया कि 5 श्रेणियों में दिया गया। तो और कौन कौन सी श्रेणी है, तो यहां पर देखिए कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पुलिस को महाकुंभ 2025 में जो AI बेस्ड तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो बेसिकली वहां पर निगरानी के लिए इंस्टॉल की गई थी और साथ ही साथ जो भीड़ प्रबंधन प्रणाली थी उसके लिए यहां पर AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए यहां पर सार्वजनिक सेवाओं में AI ML डेटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को प्रभावी उपयोग के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार यानी इनोवेशन हेतु विभिन्न डिजिटल पहलों और तकनीकी उन्नयन के जरिए प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यहां पर देखिए कि 2 चीजें आपको मिल गई। एक तो प्रयागराज को किया गया, अब प्रयागराज में जो AI बेस्ड यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ऐसा पहली बार किया गया है, यानी कि पहली बार सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसको पुरस्कृत किया गया, तीसरा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार की अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर जो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, और 5वां पुरस्कार जो यहां पर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया कि प्रशासनिक कार्यों में यहां पर जो तकनीक का इस्तेमाल किया है और गवर्नेंस में जो नवाचार की को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं, तो उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को इस श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया। तो कुल मिलाकर के 5 श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कार दिए गए। तो यहां से प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयागराज को भी दिया गया लेकिन दूसरी श्रेणी में दिया गया है क्योंकि यहां पर श्रेणी प्रश्न में लिख दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल है, अगला प्रश्न को पहले देखने से पहले थोड़ा सा हम गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये अवार्ड्स किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो इसमें यह पुरस्कार उन अग्रदूतों या उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन को एक नई दिशा है, खासकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें तो इन पुरस्कारों की, तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इनको समर्थन प्राप्त था। और जो ये समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इस समारोह में भारत से 30 विजेताओं को सम्मानित किया गया है विभिन्न श्रेणियों में, जिसमें अगर हम देखते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा सहित कई राज्य जो है उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में राज्य में चर्चा का कारण बना सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएनसेफलाइटिस यानी SSPE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मस्तिष्क, परिसंचरण तंत्र, आमाशय या श्वसन तंत्र। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, और वो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल, लेकिन क्वेश्चन आपको साइंस का दिख रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। असल में अभी हाल ही में अगर देखते हैं तो एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में टीकाकरण कम होने की वजह से एक समस्या
चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अब वो समस्या कौन सी है? वो समस्या है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफ्लाइटिस। तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं मस्तिष्क विकार से संबंधित है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये एक घातक बीमारी है, ठीक है, एक घातक तरीके से अगर हम देख सकते हैं घातक और प्रगतिशील विकार है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, लेकिन ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएसपी की, तो ये खसरा रूबेला जो वायरस होता है उसके संक्रमण से जुड़ा हुआ एक प्रगतिशील और घातक मस्तिष्क विकार है, और इसके खसरे के टीकाकरण की कम कवरेज के कारण उत्तर प्रदेश में जो एसएसपी है एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बन करके उभरी हुई है। तो इसी के लिए यह चर्चा का केंद्र बना रहा है। अब यहां पर अगर हम इस बीमारी के बारे में देखें तो व्यक्ति के खसरे से अगर कोई व्यक्ति जिसे खसरा हो चुका है वो अगर पूरी तरह से उससे उबर भी गया है तो भी इसका संक्रमण किसी भी समय हो सकता है, ठीक है, कई वर्षों के बाद भी यह फिर से विकसित हो सकता है। और ये रोग अगर देखते हैं तो वयस्कों की तुलना में बच्चों में ज्यादा होता है, और वयस्कों में भी अगर देखें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होता है। तो किसमें होता है? बच्चों में और किशोरों में पाया जाता है, और पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। पश्चिमी देशों में अगर हम देखते हैं तो ये एक दुर्लभ बीमारी मानी गई है। सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं कि जो खसरा वायरस है ये मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता है। जनरली अगर हम खसरा वायरस की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता। अगर इस सेंस में जाए तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम यहां पर एसएसपीई की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत यहां पे देखिए, लेकिन असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या वायरस के कुछ विशेष रूपों के कारण एसएसपीई विकसित हो सकता है। अब जब यह विकसित हो गया तो यह मस्तिष्क में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन का प्रमुख कारण बन जाता है, और कई वर्षों तक यह सूजन बनी रह सकती है। कभी कभी अगर हम इसकी बात करें जब यह असामान्य स्थिति में आ जाता है तो इसकी जटिलताएं और बढ़ जाती हैं और यह मृत्यु का भी कारण बन जाता है। अब इसके प्रारंभिक लक्षणों की अगर बात करें तो किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें क्रोध आना सबसे प्रमुख रूप से है, भूलने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नींद नहीं आती है, निद्रा की समस्या, ध्यान भटकना और मति भ्रम होने जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हाथ पैर की बात करें या सिर की बात करें, जो शरीर की मांसपेशी है उसमें अचानक झटके या फिर अकड़न जैसा महसूस होने लगता है। और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती चली जाती है यानी क्रॉनिक होने लगती है तो दौरे भी पड़ने लगते हैं, और असामान्य व अनियंत्रित मांसपेशियां गतिविधियां हो सकती हैं और मांसपेशियां कठोर होने लगती है, जैसे अकड़न पहले बताया। भोजन निगलने की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी अगर हम देखें तो रोगी की दृष्टि भी प्रभावित हो जाती है, यानी कि उसकी जो देखने की क्षमता है उसमें भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, और अंततः जो है शरीर का तापमान बढ़ सकता है और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और नाड़ी असामान्य हो सकती है। तो ये कुछ इसके प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क विकार से संबंधित है, क्योंकि यहां पर मस्तिष्क में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन आ जाती है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले के गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी या फिर अयोध्या? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या के 1147 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा न केवल की है बल्कि शुरुआत भी कर दी है। अब मॉडल गांव क्या होते हैं? मॉडल गांव की अगर हम बात करें, एक आदर्श गांव जो कि अपने आसपास के गांवों के लिए एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जा सके, जहां पर अगर हम देखें तो पेयजल की कोई समस्या ना हो, कनेक्टिविटी यानी कि बेहतर सड़कों की व्यवस्था हो, वहां पर जो अपशिष्ट निकल रहा है कचरा उसका सही तरीके से प्रबंधन हो सके, उसका पुनर्चक्रण हो सके। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद होती हैं, जिससे कि लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ सके, वहां पर उनके लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, साथ ही साथ वहां पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सके। तो ये तमाम क्वालिटीज जो है एक आदर्श गांव या एक मॉडल गांव में होती हैं। तो यहां पर देखिए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, अयोध्या है। इसके तहत अगर हम देखते हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 1147 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना शुरू कर दी है, अभियान शुरू कर दी है। इसमें प्रमुख रूप से देखें तो गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, यानी कि संपर्क को और भी बेहतर किया जाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, खुले में शौच से पूर्ण मुक्ति सुनिश्चित कर किया जाएगा, साथ ही साथ कचरा निपटान एवं पुनर्चक्रण की जो प्रभावी व्यवस्था है ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब अभियान की अगर हम बात करें, शुरुआत जो है ये तारून ब्लॉक में स्थित एक गांव है महान मऊ गांव, यहां से की गई है, और ये पहल
772 ग्राम पंचायतों में फैले 1147 गांवों को कवर करेगी। इसके अंतर्गत लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि आएगी और साथ ही साथ यहां पर आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा और स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये उस अभियान की कुछ प्रमुख बातें रही। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोध्या। अब अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या कहां पर स्थित है, तो अयोध्या की सिचुएशन कुछ यहां पर है। इसे पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर इसकी सीमाओं की अगर बात करें तो सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर से इसकी सीमाएं संलग्न होती हैं। अगर हम बात करें तो अयोध्या जो है सप्तपुरियों में से एक है, सप्तपुरियों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं तो जो साकेत था, ठीक है, इसी को साकेत कहा जाता था और ये कोशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कोशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बाकी ये तो आपको पता ही है कि यहां पर भगवान श्री राम का जो है मंदिर जो है व्यापक मंदिर बना दिया गया है। यहां पर जो बाबरी मस्जिद के साथ यहां पर विवाद चल रहा था, उसमें अंततः जो है न्यायालय ने राम जन्मभूमि के फेवर में निर्णय दिया, जिससे कि यहां पर राम जन्मभूमि बनाई गई, राम जी का रामलला का मंदिर यहां पर निर्मित कर दिया गया। अब यहां पर आपको कुछ होमवर्क करना है। होमवर्क यह करना है कि यहां पर जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, कुछ 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, जिनमें से एक अजितनाथ जी थे। बाकी 4 कौन थे ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये सरयू नदी के किनारे पर है। यहीं पर अगर देखते हैं तो हनुमानगढ़ी के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है, अयोध्या में ही है। तो ये कुछ इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें रही, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि अगर जब देखते हैं इतिहास में भी देखते हैं तो जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उनके जैन तीर्थंकरों के बारे में पूछते हैं। तो थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, ठीक है। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर हो आपका अयोध्या हो गया। हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL कहां पर स्थित है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा। बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, करंट अफेयर्स का लग ही नहीं रहा होगा। तो दरअसल करंट से ही जुड़ा करके पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में देखते हैं तो रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए एक राडार जिसका नाम अश्विनी है, उसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। अब ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। अब यहां पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कई शाखाएं हैं या कई इकाइयां देश में कई जगह पर है, कई राज्यों में है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि BEL की अलग अलग इकाइयां किन किन राज्यों में है, ठीक है। और मन करे थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं तो उन राज्यों के किस जिले में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद में ये स्थित है और इसी के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए अश्विनी राडार के लिए यहां पर क्या किया है? अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। तो अब इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये जो है दिल्ली से सटा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी बहुत जानते हैं। तो इसकी सीमाएं दिल्ली के साथ और इधर गौतम बुद्ध नगर, फिर इधर देख सकते हैं हापुड़, फिर इधर मेरठ, फिर इधर बागपत के साथ संलग्न होती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और भी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अश्विनी राडार, जिसको कि अगर हम देखते हैं कि जैसे कि हल्के लड़ाकू विमान है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उनकी निगरानी के लिए लगाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य राडार यानी कि पोर्टेबल राडार है ये एक अश्विनी, और इसकी खरीद के लिए 2906 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राडार विकास प्रतिष्ठान के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया अश्विनी राडार, यानी कि जो अश्विनी राडार है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राडार विकास प्रतिष्ठान यानी कि LRDE के द्वारा इसको स्वदेशी रूप से न केवल निर्मित किया गया है बल्कि इसका डिजाइन भी स्वदेशी रूप से इन्हीं दोनों संस्थाओं के द्वारा किया गया है। ये एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला राडार है, LLTR है, जो कि एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया चरणबद्ध एरे राडार है। इसका उपयोग कहां पर होगा? जो हल्के लड़ाकू विमान है,
जैसे कि तेजस वगैरह, मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टरों जैसी धीमी गति वाले लक्ष्यों की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह राडार अत्याधुनिक ठोस अवस्था प्रौद्योगिकी पर भी आधारित है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यहां पर वैसे प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अंदर का जो छिपा हुआ कंटेंट है वो आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय रक्षा का एक अभिन्न अंग है। मतलब कि भारतीय रक्षा को और सशक्त बनाने के लिए ये करार या अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक रहने पर यह स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है? 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 75 डेसिबल या 85 डेसिबल? तो आपको पता ही है कि जो ध्वनि की अगर हम बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, वहां पर हम डेसिबल के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें 20 से लेकर के 20,000 जो हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, अगर हम बात करते हैं, जो ध्वनि होती है वो मानव कान के लिए श्रव्य होती है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम देखते हैं कि अगर हम 85 डेसिबल की जो ध्वनि है उसके संपर्क में लगातार 8 घंटे हम रहते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें तो 20 डेसिबल की जो ध्वनि होती है इसको फुसफुसाहट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, फुसफुसाहट के रूप में WHO के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया। वहीं अगर हम देखते हैं यहां पर कि जो ध्वनि है 70 डेसिबल, इससे कम की ध्वनि की अगर हम बात करें तो इससे कम की ध्वनि की जो तीव्रता है उसके संपर्क में आप अगर रहते हैं, चाहे कितनी भी देर के लिए रहे, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती है। दरअसल मामला क्या है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है उस पर लेकर के एक घोषणा की है, जिसके अंतर्गत ये कहा है, उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि इन स्थानों पर जो धार्मिक स्थल है या जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर जो मानक निर्देश हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। तो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए स्थायी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की जरूरत पर राज्य के मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक और सार्वजनिक जो आयोजन है यहां पर जो ध्वनि के स्तर के जो तय मानक है उन्हीं के अनुरूप इसको छूट प्रदान की जानी चाहिए और उसी मानकों के अनुसार वहां पर ध्वनि की तीव्रता भी होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के उपयोग को लेकर के एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है अधिकारियों को। साथ ही साथ न्यायालय की अगर बात करें तो न्यायालय ने क्या कहा था, न्यायालय की बात करें तो इसने यह भी कहा कि प्रार्थना के लिए जो लाउड स्पीकर है इसका उपयोग कोई कानूनी अधिकार नहीं, यानी कि एक लीगल राइट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। अतः लाउड स्पीकर का प्रयोग जो है अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि जो लाउड स्पीकर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या किसी धार्मिक स्थल पर इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसकी जो तीव्रता है वो तय मानकों से अधिक है तो उस पर बैन होना चाहिए या उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे कई प्रकार की व्याधियां लोगों में हो सकती है। हार्ट अटैक ऐसा हो सकता है, पैनिक हो सकता है व्यक्ति। तो यहां पर इसके लिए जो तय मानक है उन्हीं के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसी में कुछ दिशा निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया। अब इसके दुष्प्रभाव में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्रवण विकलांगता यानी कि जो व्यक्ति है बधिर हो सकता है, नींद संबंधी विकार हो सकते हैं और हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला रहा जिसके आधार पर इस सवाल को फ्रेम किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, लग्गा बग्गा क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य या ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर 2 जिलों में स्थित है और ये जिले अगर हम देखते हैं तो नेपाल से सटे हुए हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है लग्गा और बग्गा, जो कि नेपाल में एक स्थान है, शुक्ला फांटा क्षेत्र। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर पहले तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसी के तहत सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, कहां पर मैप पे अगर हम देखते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको ये बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देखते हैं, आगे आप जाकर के देखेंगे तो ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक तरह से देखें तो नेपाल से आने वाले जो गैंडे हैं उनके लिए एक स्थायी आवास के रूप में स्थापित होने वाले
होने वाला है और उस पे कार्य भी चल रहा है। तो इसीलिए ये एक बार चर्चा का केंद्र है। तो शाहजहांपुर और पीलीभीत के जिलों में ये स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका, ठीक है। तो यहीं पर नेपाल से आने वाले गैंडों के लिए स्थायी आवास स्थापित करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। और इस टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसको वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। और यहीं पर जो है गोमती नदी जो है इस रिजर्व से निकलती, जो आगे चल करके शारदा, चूका और माला खन्नूट जैसी जो अन्य नदियां यहां पर प्रवाहित हो रही हैं, उनका भी जल ग्रहण क्षेत्र है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहां का लग्गा बग्गा क्षेत्र नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से सटे होने के कारण यहां पर जो नेपाली गैंडे हैं उनकी आवाजाही अक्सर यहां पर होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं तो यहां पर एक गलियारा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान वगैरह हैं, क्योंकि ये ऊपरी गंगा का क्षेत्र है। अगर हम देखते हैं जो पीलीभीत में जो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है सिचुएटेड है, ये ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में, तराई वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर घास के मैदान है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। तो ये एक गलियारे के रूप में, प्राकृतिक गलियारे के रूप में भी काम करता है। और प्रोजेक्ट राइनो के तहत यहां पर अगर देखते हैं असम और नेपाल से गैंडों का स्थानांतरण किया जाएगा। तो अब यहां पर गैंडों की घटती आबादी को संरक्षित करने के साथ साथ वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को एक सशक्त और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, साथ ही साथ किसानों और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको कम करना, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट यानी कि हम बात करें जो आपका प्रोजेक्ट राइनो है, इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत किस ईयर में की गई थी। ये आपका कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए, ये आपका प्रश्न रहा। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सवाल से पहले थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं गैंडों के बारे में। तो गैंडों की कौन कौन सी प्रजातियां अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अफ्रीकन व्हाइट है, अफ्रीकन ब्लैक है, एक सींग वाला गैंडा है, जावा और सुमात्रा की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो अफ्रीकन व्हाइट अफ्रीका में, अफ्रीकन ब्लैक अफ्रीका में, एक सींग वाले गैंडे एशिया में पाए जाते हैं, वहीं जावा वाले एशिया, सुमात्रा वाली जो प्रजाति है वो एशिया में पाई जाती है। अब इनकी IUCN के अंतर्गत क्या स्थिति है, आयोडीन की जो रेड डाटा बुक लिस्ट है उसमें क्या है। तो यहाँ पर व्हाइट अफ्रीकन की बात करें तो इससे संकट के निकट माना गया है, वहीं अफ्रीकन ब्लैक को बात करें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। एक सींग वाले गैंडों के सुभेद के रूप में यानी कि वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जावा और सुमात्रा की अगर बात करें तो ये दोनों ही जो एशिया में पाए जाते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी में सूचीबद्ध किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इनके आवास की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में जो पाया जा रहा है वहां पर लंबी और छोटी घास वाला जो सवाना क्षेत्र है वहां पर इस तरह के गैंडे पाए जाते हैं। वहीं अफ्रीकन ब्लैक की बात करें तो अर्ध रेगिस्तानी जो सवाना वाला क्षेत्र है वहां पर है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की बात करें जो एशिया में कहा जाता है, एशिया में उष्ण कटिबंधी जो यहाँ पर घास के मैदान है। इसके अलावा जो यहाँ पर जावा प्रजाति है ये उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण कटिबंधी वन दोनों में पाई जा रही है। और यहाँ पर सुमात्रा जो एशिया में ही पाई जा रही प्रजाति, ये सवाना के ही तरह जो यहाँ पर क्षेत्र होते हैं मौजूद है एशिया में, वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उद्यमिता पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहां किया जा रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर मेरठ। तो यहां पर उद्यमिता पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अगर हम देखते हैं तो कहां पर किया जा रहा है, नोएडा में किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो यहां पर है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आप देखते हैं कि 20 मार्च में नोएडा में उद्यमिता पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ही इस कार्यशाला का आयोजन किया। तो यहां पर प्रश्न पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ध्यान रखिए कि भारत सरकार के अंतर्गत जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा। अब ये कार्यशाला नोएडा में कहां पर की जा रही, तो नोएडा में एक स्थान है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला में 20 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता के विकास से संबंधित गुण को सीखा। तो यहां से प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नोएडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां की टीम ने अंबेडकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है। बस्ती, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो 16 मार्च को अगर देखते हैं तो 16 मार्च से यहां पर अंबेडकर नगर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता। यहां पर वाराणसी की टीम ने बस्ती मंडल को हरा करके यह प्रतियोगिता जीत ली है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको हराया, बस्ती को हराया है। अब यहां पर जो मुख्य अतिथि थे वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो यहां पर अगर देखते हैं तो पूरी की पूरी प्रतियोगिता में 10 टीमों ने
पार्टिसिपेट किया था 10 टीमों में, जिसमें कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 9 मंडलों की टीम थी और एक जो कि मेजबान जनपद था यानी कि अंबेडकर नगर, उसकी खुद की टीम थी। तो इस तरह से कुल 9 मंडलों की प्लस मेजबान जनपद की एक टीम, तो टोटल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और किसको? बस्ती को हरा करके, ठीक है, बस्ती मंडल की टीम को हरा करके किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है अम्बेडकर नगर के राजकीय एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है? ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है और पहली बार इस तरह की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरह से आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये विशेष स्मार्ट स्कूल है जो दिव्यांगों के लिए है। यहाँ पर उनके रहने की, खाने की, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। तो 29 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए अगर हम देखते हैं तो विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। ये विशेष श्रेणी के जो स्कूल है ये राज्य का पहला स्कूल है। कहां पर खोला गया? ये ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से जाना जाता है। रेडीमेड जो यहाँ के प्रोडक्ट है वो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इसमें कक्षा 1 से अगर हम देखते हैं तो 5 तक के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अगर देखते हैं तो अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब एवं अन्य संबंधित जो शैक्षणिक जरूरतें हैं वो तमाम सारी चीजें यहाँ पर उनको मुहैया कराई जाएंगी। इस स्कूल का निर्माण की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार तथा ऑटोमोबाइल कंपनी जो होंडा है, जैसा कि आपको पता ही कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अपनी आय का लगभग 2% जो है खर्च करना होता है सार्वजनिक लोगों के लिए या सार्वजनिक सेवाओं के लिए। तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा है उसने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ही यहाँ पर इसका निर्माण करवाया है उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बारी है आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न की जिसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सवाल है, अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? राज सदन, राम सदन, सीता सदन या यहां पर दशरथ सदन है, दशरथ सदन। तो इन 4 सदनों में से कहां पर इसका आयोजन किया गया है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। और आप सभी के लिए अंत में एक जानकारी ये है कि हमारे इस पूरे सेशन की PDF जो है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर, और साथ ही साथ आप मुझसे मेरी इंस्टा ID study.with-salman sir पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य सेशन और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगी, PDFs मिल जाएंगी, और आप किसी भी चीज की जानकारी चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ PCS के अंतर्गत आप किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और अगर आप आगामी PCS को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो PCS का फॉर्म भी आ चुका है आपको पता ही है और शायद उसकी डेट भी खत्म होने वाली, 24 मार्च शायद उसकी डेडलाइन है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसको फटाफट फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिन्होंने अपने PCS की तैयारी, PCS प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का प्रण ले रखा है, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टडी IQ PCS के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जहां पर आपको 1000 आवर से भी ज़्यादा लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं और जिसकी आपको क्रक्स नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मिल जाएगा। डिटेल्ड करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलती है। यहाँ के जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके गाइडेंस में न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के कंप्लीट सिलेबस को एक हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। न केवल उनको खत्म किया जाता है बल्कि आपके सक्सेस को भी इंश्योर किया जाता है। जैसे ही आप किसी कोर्स में इनरोल होते हैं आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि 1-to-1 मेंटोरशिप की सुविधा भी आपको हमारे यहाँ मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कराया, डेली आंसर राइटिंग आपको मिल जाती है। इसके अलावा एसे इनरिचमेंट के लिए आपको एसे के ऊपर पूरी की पूरी एक क्लास दी जाती है। साथ ही साथ हिंदी पर और जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड यानी कि GS पेपर 2 जो है, जिसमें आपका हालांकि क्वालिफाइंग है लेकिन जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि GS पेपर 2 को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस पर पूरा एक डिटेल्ड कवरेज की पूरी क्लासेस आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी। तो जुड़िए स्टडी IQ PCS के साथ अपनी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, और आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप भी आपको फ्री में मिलेगी। यानी कि एक मेंटोर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरे कोर्स का यूज करके अपने आप को इनरोल करते हैं किसी भी कोर्स के स्टडी IQ में तो आपको मेरी मेंटोरशिप भी फ्री में मिलेगी।
तो आज के सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।